हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइव मैथ्स पे। तो चलिए आज जैसा कि हम लोग देखने वाले हैं 8 जनवरी 2020 का जो यूपी टेट का पेपर 1 का जो सीडीपी का एग्ज़ाम हुआ था उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बहुत जल्दी ही इस चीज़ को देखते हैं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जितनी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया जाए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट में आपका सुमेलित करने के लिए दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए ABCD 4 दिया हुआ है और 4 मनोवैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे जो दिया हुआ है किस मनोवैज्ञानिक ने क्या नियम या क्या सिद्धांत दिया उसके बारे में दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ एनिमल इंटेलिजेंस, उसके बाद पुनर्वलन की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम, उसके बाद अनुकूलन। अब यहाँ पे हम लोग देखिए ईजिली हम लोग देखते चलते हैं। फर्स्ट का जो देख रहे हैं कि एनिमल जो इंटेलिजेंस है ये कौन दिए हैं, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका थॉर्नडाइक महोदय का दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट का 3। अब ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट का 3 कहाँ है। तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। आगे और देख लेते हैं पुनर्वलन। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि पुनर्वलन जो है स्किनर के द्वारा दिया हुआ है। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पुनर्वलन का अगर सिद्धांत पूछेगा कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, तो बताए थे कि हल, यानी कि एक हल महोदय जो थे उन्होंने इनका सिद्धांत दिया। लेकिन पुनर्वलन पे जोर किसने दिया, तो स्किनर ही थे, यानी कि पुनर्वलन की अनुसूची स्किनर हो गया। नेक्स्ट है सारगर्भिता का नियम। तो सारगर्भिता का जो नियम था वो दिए थे गेस्टाल्टवादी जो थे वो दिए थे। एंड लास्ट जो बचा अनुकूलन, वो आपका जीन प्याजे हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में बोला गया विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं उसी में आप समझ लीजिएगा कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये जीवन पर्यंत चलती है। ये आप समझ रहे हैं कि गर्भावस्था से जैसे ही गर्भ से लेके मृत्यु तक, यानी कि मृत्यु के 1 सेकंड तक यहाँ जो है विकास चलते रहता है। तो इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं कि एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया, निरंतरता, अंतर संबंध, यानी कि इसमें जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निरंतरता का सिद्धांत। यानी निरंतरता का सिद्धांत में होता है कि विकास मतलब कि जन्म से लेकर गर्भावस्था से लेकर एकदम मृत्यु तक मतलब कभी नहीं रुकता है, लास्ट तक वो सीखते ही रहता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर विकास होते रहता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दिया हुआ है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। यानी कि जैसा कि देख रहे हैं किस संविधान के संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। तो ये जो आपका सबसे सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 86वां संविधान संशोधन। तो अब बोलिएगा कि 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2002 ईस्वी में। यानी कि 86वां संविधान संशोधन में जो शिक्षा था एक मौलिक अधिकार बन गया था। और इसमें देखिएगा कि इसमें देखेंगे कि 86वां संविधान संशोधन में क्या क्या ऐड हुआ था। तो आप देखेंगे कि 21A आर्टिकल आप देखिएगा, एक आपका था 45 और एक जो लास्ट था आपका 50A। तो ये कहिएगा कि सर ये क्या है, तो ये आप समझिएगा कि ये सबको मतलब कि संविधान में जोड़ा गया था इसी के अकॉर्डिंग। अब इसमें बोला गया था कि स्टेट लेवल पे जो था, यानी कि 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा होते हैं उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी, ये ध्यान रखिएगा। और 21 के ए में जो था उसमें बोला गया था कि बच्चों को यह जो मौलिक अधिकार दिया गया है यह मतलब कि अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके। यानी कि 21A जो आप देख रहे हैं इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का बात कहा गया है। और जो 51A देख रहे हैं उसमें बोला गया था कि हर एक जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, वो जो है संरक्षक के रूप में उनका क्या होगा कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह से अनिवार्य रूप से शिक्षा का उपलब्ध कराए। तो ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
4 में बोला गया अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। देखिए यहाँ पे जैसा कि अब आ गया, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाया था। तो जैसे ही यहाँ पे अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जैसे ही आ गया तो ये आपका हो जाएगा मैकडूगल साहब है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 में बोला गया है विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कोल एवं ब्रूस महोदय यानी कि ये जो है मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कौन सी स्टेज, कौन सी अवस्था को विकास का अनोखा काल बोला है। इसमें दिया हुआ बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी कि बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को इन्होंने बोला था कि जीवन का अनोखा काल है। और बाल्यावस्था का काल आप देख रहे हैं कि 6 से 12 वर्ष। और ऐसे देखिएगा कि इसमें 2 स्टेज में अगर जो देखिएगा बांट करके, तो एक 2 से 6 वर्ष के रूप में देख सकते हैं और एक 6 से 12। तो ये जो 2 से 6 वर्ष आप देख रहे हैं, ये आपका पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा। और 6 से 12 जो है ये आपका उत्तर बाल्यावस्था के रूप में ये जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में बोला गया किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। यहाँ भी देखिए किसी न किसी मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे जो आपका मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, गार्डनर। यानी कि बहुविमात्मक प्रज्ञा का जो प्रत्यय है वो गार्डनर महोदय के द्वारा दिया गया है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे डिसलेक्सिया में यह करने की कठिनाई होती है। अब ये देखिए, ये कहीं ना कहीं विकार है, यानी अधिगम अक्षमता जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया। यानी कि यहाँ पे बोला गया डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या होता है, अधिगम अक्षमता क्या है डिसलेक्सिया में। तो ये यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्यक्त करने में, पढ़ने या वर्तनी में, बोलने में या फिर खड़े होने में। तो इसका जो आप देख पा रहे हैं, इसका आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि पढ़ने में दिक्कत होता है। यानी कि जो भी इस तरह का प्रॉब्लम जिसके अंदर होता है डिसलेक्सिया, पढ़ने के प्रॉब्लम के रूप में होता है। और भी इसमें देखिएगा कि एक आता है डिस्कैलकुलिया होता है, तो वो मतलब कि गणितीय के रूप में उसको प्रॉब्लम होगा। एक होता है इसमें और भी देखिएगा डिस्ग्राफिया होता है। तो डिस्ग्राफिया में जो होगा आपको लिखने के संबंधित, यानी कि लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होगा। तो इसमें हम लोग नॉर्मली देख लेंगे कि पढ़ने से संबंधित क्या प्रॉब्लम होता है। तो पढ़ने में प्रॉब्लम आपको ये हो जाएगा कि मान लिया जाए, जैसे देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बी लिखा हुआ है, ये देखिए बी, ये आप देख रहे हैं कि बी लिखा हुआ है। तो पढ़ने में प्रॉब्लम कि बी को वो डी पढ़ लेगा, यही होता है। अब जैसे मान लिया जाए कहीं पे लिखा हुआ रहता है वाज, WAS, तो वो उसको पढ़ लेगा सा, SAW, अपोजिट पढ़ लेगा। तो यही उसके प्रॉब्लम जो होता है डिसलेक्सिया में होता है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में हम लोग देखेंगे क्या इसमें बोला गया है। तो 8 में हम लोग देखेंगे निम्न में क्या समावेशी शिक्षा में सहायक की भूमिका नहीं है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन किया गया है, और वो भी समावेशी शिक्षा से भूमिका नहीं है, ये सेंस में दिया हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब यहाँ पे जो आपका सबसे सटीक आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पे देखिए नहीं देना चाहिए, ये आपका गलत, यानी कि निगेटिव टैगवर्ड के रूप में दे रहा है, और भूमिका नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो 3 देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा। जैसे शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो सही है। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, जो कमज़ोर बच्चे रहेंगे उनके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा देना की ज़रूरत है। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, अब प्रश्न पूछने के लिए एक टीचर जो है क्या करेंगे। अब यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, या फिर रोक देना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि 3 आपका निगेटिव दे रहा है, यानी कि हतोत्साहित तो करना ही नहीं चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी गलत, रोकना चाहिए, ये भी गलत, यानी कि कहीं ना कहीं प्रेरित करना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। अब यहाँ पे देखिएगा कि बच्चे की वृद्धि आखिर मुख्यतः किससे संबंधित है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास से संबंधित है, यानी कि इसका वृद्धि जो है शारीरिक विकास से संबंधित है। अब आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि शारीरिक विकास के रूप में अगर जो फिजिकल वो ठीक रहेगा तो फिर आप जान रहे हैं कि उसमें वृद्धि किसी न किसी तौर पे वो बढ़ते ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में बोला गया निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया पुनर्वलन का सिद्धांत। अभी इसमें से कौन सा सिद्धांत है जिसे पुनर्वलन का सिद्धांत भी हम लोग बोल सकते हैं, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और इसको देने वाले कौन हैं, तो स्किनर महोदय, ये ध्यान रखिएगा, स्किनर के द्वारा दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सूच का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, ये भी आपको बताया गया कि सूच का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। इनसाइट थ्योरी आपको पता होना चाहिए क्योंकि पिछले वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में बोला गया निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। यहाँ भी देखिए नहीं के सेंस में क्वेश्चन दिया गया है, तो बस इसमें नहीं को खोजना है। तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास इसमें देख रहे हैं कि प्रतिबिंबात्मक, क्रियात्मक एंड संकेतात्मक, ये 3 आपका इसका सिद्धांत है। इसमें नहीं है तो अंतः प्रज्ञा अवस्था, ये आपका गलत है, तो यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कूट के रूप में, तो ये ध्यान दीजिएगा। मॉरिसन ने बोध स्तर एवं शिक्षण प्रतिमान के 5 पदों का वर्णन किया है और वही कौन कौन से हैं। यहाँ पे 5 को 5 आप दिया हुआ है, लेकिन उसको मतलब कि क्रम में देना है, यानी कि पहला कौन है दूसरा कौन है, इस क्रम में आपको सजाना है। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छे से देखिएगा और समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जैसा कि फर्स्ट में आपका जो था खोज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में आपका खोज, सेकंड में आपका जो था ये आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। अब ऑप्शन देखिएगा 2-1 किस में है, 2-1। अब यहाँ पे देखिए ए में भी है और डी में भी है, अभी कन्फ्यूजन नहीं खत्म हुआ, इसलिए आगे इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो होता है आपका आत्मीकरण होता है, तो आत्मीकरण किस में आ जाएगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही, यानी 2-1 4 3-5। थर्ड में देखिए यहाँ 4 के बाद आ जाएगा आपका 3, यानी कि संगठन बनाएगा, उसके बाद 5 वाचन यानी अभिव्यक्तिकरण करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में बोला गया निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। यहाँ भी देखिए नहीं के सेंस में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ये 3 का 3 है, इसमें अवमूल्यन नहीं है, अनुमूल्यन आपका गलत हो जाएगा। ये 3 आपका है बट ये नहीं है, यानी कि यहाँ पे संज्ञानात्मक क्षेत्र में देखेंगे तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, ये 3 का 3 है बट ये नहीं है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अधिगम का वक्र नहीं है किस सेंस में पूछा गया, मिश्रित, नतोदर, उन्तोदर या फिर लंबवत। तो ये जो भी इस चीज़ को पढ़े होंगे वो डायरेक्ट लगा देंगे कि इसमें लंबवत जो है अधिगम का वक्र नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए ये था आपका सीडीपी का कंटेंट से रिलेटेड जो 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन था। अब इसका जो 15 पार्ट बचा हुआ है अब वो आपका है डायरेक्ट पेडागॉजी। तो पेडागॉजी के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको जल्दी ही लेकर आएंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आगे इसका वीडियो जस्ट अपलोड होने वाला है तो उसको देखना ना भूलें और इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।